Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the remaining part of pronoun with practice MCQs. Let's start. राइट बोर्ड पे हम आगे और आज जैसे कि मैंने भी आपको इंट्रो में बताया कि हम प्रोनाउन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से डिस्कशन की थी और उसके एरर डिस्कवर किए थे। इस लेक्चर के स्टार्ट में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों के एरर डिस्कस करेंगे। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन कौन से हैं? बुनियादी तौर पे ये सेल्फ या सेल्स फैमिली हम इनको कहते हैं। जैसे माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, आर सेल्स है, देम सेल्स है। ठीक है, तो इस सेल्फ या सेल्स जो फैमिली है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज वेल एज एम्फैटिक प्रोनाउन। इन्हीं वर्ड्स को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर लेते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे कब यूज करेंगे? उस वक्त when the action is reflected towards the doer, कि जब एक्शन डूअर पे शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मली तो ये होता है कि जो डूअर है वो को काम करे एंड एक्शन इज ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, बट समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होती और एक्शन वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं हम टुवर्ड्स द डोर ऑफ एन एक्शन। तो उस सूरत में हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ ही हिट द बॉल हार्ड। अब यहाँ पर जो हमारा एक्शन है दैट इज हिट एंड यू कैन नो वेरी इजीली कि ये किस पे शिफ्ट हो रहा है, दैट इज बीइंग शिफ्टेड टू बॉल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बॉल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कब यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उस वक्त यूज करेंगे जब एक्शन रिफ्लेक्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं ट्रांसफर होगा बल्कि रिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द डूअर। जैसे मैं कहूँ ही हिट हिमसेल्फ। अब हिट हमारा क्या था? वर्ब, बट इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू एन ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ ने क्या किया? इसको रिवर्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द डूअर। तो here it will be used as a reflexive pronoun। यही सेल्फ फैमिली क्या होगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फैटिक यू ऑल नो कि ये एम्फसाइज से निकला है। एम्फैटिक सेंटेंस पे यूज होता है जिसमें कोई शिद्दत से जोर देकर कोई बात कही जा रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस। तो एम्फैटिक प्रोनाउन भी बुनियादी तौर पर वही है। Emphatic pronoun are used to lay stress। किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, शिद्दत पैदा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और सिर्फ इसमें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पोजीशन का फ़र्क होता है। जैसे मैं कहूँ ही himself was
the cause of that chaos, कि वो खुद ही, chaos कहते हैं बदनज़मी, बेतरतीबी, कि वो खुद ही क्या था, इस तमाम तर खराबी का जिम्मेदार था। सो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा एक्शन, बल्कि हम स्ट्रेस कर रहे हैं, अपने पॉइंट को ज़्यादा एम्फेटिक अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद ही इस तमाम तर बदनज़मी का ज़िम्मेदार था। तो यहाँ पर वही हिमसेल्फ जो है, it is being used not as a reflexive pronoun but as an emphatic pronoun। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम चलते हैं इनके एरर्स की तरफ। ले जी, अब हम चलते हैं इसके एरर्स की तरफ। सो पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एरर हम कह रहे हैं और उसके बाद फिर हम एम्फेटिक प्रोनाउन के एरर करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बुनियादी तौर पर एक ही एरर आता है, और वो एरर क्या है, वो कुछ सर्टन वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है सर्टन केसेस में, और कुछ वर्ब्स वो हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। तो ये एक ही एरर है कि किस वर्ब के साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है और किसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना। सो पहले हम वो वर्ब्स देख लेते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। वो वर्ब कौन से हैं जी? अवेल, avenge, enjoy, acquit, resign, apply, disguise, pride, adapt, amuse, exert, adjust, absent, and the last one is reconcile। अच्छा, अब ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, लेकिन याद रखें तमाम केसेस में इस्तेमाल नहीं होगा। स्पेसिफिक केसेस में इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो भी सकता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं भी होगा। यूज़ होने वाले केसेस कौन से हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सो इन सारे वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो सकता है, लेकिन कब यूज़ करेंगे ये अब हम देख लेते हैं। All these verbs will take reflexive pronoun if they are used intransitively। intransitive verb क्या होता है, और इन सिंपल वर्ड्स आप इसको यूं भी कह लें, और in simple words, if they are used without object।
इन सारे वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा अगर इनको इंट्रांजिटिवली यूज किया जा रहा है। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं ये हम वर्ब के लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए बस इतना इसको समझ लें कि अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो फिर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कंसिडर होगा, और अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है तो फिर वो वर्ब इंट्रांजिटिव कंसिडर होगा। जैसे मैं कहूँ ही ईट्स ग्रीडीली, कि वो बड़े जो है ना शोधों की तरह खाता है, नदीदों की तरह खाता है, तो ही ईट्स ग्रीडीली। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट डज ही ईट, वी डू नॉट नो, तो ये वर्ब क्या है, ये इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है। और अगर इसी को मैं ऑब्जेक्ट दे दूं, ही ईट्स एन एप्पल अ डे, कि वो हर रोज एक सेब खाता है, अब यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, ऑब्जेक्ट दे दिया। अब जब ऑब्जेक्ट दे दिया तो द सेम वर्ब बिकम्स ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांस का मतलब ये होता है टू मूव, टू शिफ्ट। आपको याद होगा हमने जो वोकैबुलरी बिल्डिंग का लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांस रूट वर्ड है, इसका मतलब ही मूवमेंट है। तो ट्रांजिटिव का मतलब भी यही है इन विच द एक्शन इज मूव्ड टू एन ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव जहां पर ऑब्जेक्ट पर मूव नहीं कर रहा। अब यहाँ अगर ये सारे वर्ब्स इंट्रांजिटिवली यूज हुए हैं तो इसके साथ डेफिनेटली हमें कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, रीजन उसकी आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर तो मैं कहूं I enjoyed the movie a lot, तो ये तो सेंटेंस बड़ा क्लियर है, अंडरस्टूड है कि व्हाट डिड यू एंजॉय, यू एंजॉयड द मूवी। तो यहां पर तो पता लग गया ना कि बिल्कुल सेंटेंस क्लियर है। बट अगर मैं ये कहूं कि आई enjoyed a lot during I enjoyed a lot during summer vacation, ये हमारी ऑप्शन अल्फा हो। तो इस ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है आपको, ये देखिए जो एंजॉय है विदाउट ऑब्जेक्ट इट्स एन इनकम्प्लीट थिंग ना। व्हाट डिड यू एंजॉय ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्लियर ही नहीं है कि आपने समर वेकेशन के दौरान आखिर क्या एंजॉय किया। दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज नॉट टोल्ड इन दिस सेंटेंस। तो जब वो चीज बताई नहीं गई तो खाली एंजॉय जो है वो क्या है, इट इज अ वर्थलेस थिंग, एक बेमकसद बात है, पूरी सेंस ही कन्वे नहीं होगी। सो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, आई एंजॉयड myself a lot during summer vacation। ठीक है, सो यहां अब हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। वजह उसकी बड़ी ऑब्वियस है क्योंकि यहां पर बात क्लियर ही नहीं हो रही थी। आई एंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग समर वेकेशन, भाई व्हाट डिड यू एंजॉय, यू डू नॉट नो कि उस बंदे ने क्या एंजॉय किया। इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमने क्या किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ, कि जब आपके पास कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू कैन ओनली एंजॉय योरसेल्फ। और इस बात को याद करवाने के लिए, इस रूल को याद कराने के लिए एक पाकिस्तानी ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ था, आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने उसको देखा होगा। उसका एक डायलॉग था बड़ा पॉपुलर हुआ, ड्रामे का नाम था गालिबन रांझा रांझा कर दी। उसमें एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ था, कैरेक्टर था भोला, उसका एक कैरेक्टर था, उसका एक डायलॉग था, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, याद है
डायलॉग बड़ा, इट वॉज वेरी पॉपुलर डायलॉग, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। तो जब आपके साथ कोई ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है ही नहीं तो फिर क्या है? फिर मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट चूँकि नहीं है तो इसलिए आप उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आपको होता है एब्सेंट में, कि एब्सेंट में आप कहते हैं ही इज़ एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पर ही इज़ एब्सेंट ये तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ये तो एज अ वर्ब यूज़ हो ही नहीं रहा। एज अ वर्ब कब होगा? इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना आसान हो। अगर ऑप्शन अल्फा हो हमारे पास, ही absented from the class, और बीटा ऑप्शन हो he absented himself उसने गैर हाजिर कर लिया किसको? ऑब्वियसली किसी दूसरे को तो नहीं कर सकता, he will only absent himself। इसलिए यहाँ भी हम ऑप्शन कौन सी चूज करेंगे? द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। सो इसके बारे में आपने बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ये इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ट्रांसिटिव वर्ब में हमने देखा कि आई एंजॉयड द मूवी, तो फिर आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वो वर्ब्स देखते हैं जिनके साथ आपको किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्ब्स क्या होंगे? दे विल बी कॉल्ड, दे विल बी यूज्ड विदाउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वर्ब कौन से हैं जी? कॉमनली जो यूज होने वाले हैं वो है कीप, टर्न, स्प्रेड, लाई, ये लेटने वाला लाई है, देन हाइड, स्टॉप, लेंथन, फीड, गैदर। अब ये सारे जितने वर्ड्स हैं एटसेट्रा, इनके नामों के साथ हम दा यूज नहीं करते, इनके नामों के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज नहीं करते। एक लाइन कट कर लीजिएगा, दोबारा बोल देता हूँ। ये जितने भी वर्ब्स हैं इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। सो अब हम इसकी एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल, आप एक स्टोरी पढ़ते हैं स्पाइडर एंड द किंग, ट्राई अगेन के हवाले से वो स्टोरी आप पढ़ते हो, एफएससी में आप बच्चों ने पढ़ी हुई है। उसमें एक अक्सर एरर आ जाता है और वो होता है, आपने देखा होगा, he ran and hid himself in a cave।
और बीटा ऑप्शन है he ran and hid in a cave. तो hid himself नहीं आएगा यहाँ पे, so our right option will be option बीटा. इसमें एक और वर्ड भी ऐड कर लें, that is बात. ठीक है, ये एज अ वर्ब यूज करना है, एज अ नाउन नहीं यूज करना. सो इसके साथ क्यों अब हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. मसलन आपको एक टेक्स्ट की लाइन ही बता देता हूँ. वो कहते हैं द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स एट द एंड ऑफ द मार्केट डे द रिच पीपल विद व्हीकल ऑफ ऑल काइंड्स कार्ट्स गिग्स वैगन एंड डंप कार्ट्स गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रैंड मील. ठीक है, गैदर्ड देमसेल्व्स तो नहीं करता, गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल. सो इनके साथ हम यूज़ क्यों नहीं करते, बिकॉज इनके साथ अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा फील आएगी कि जैसे ये कोई नॉन लिविंग बीइंग्स हैं. ही गैदर्ड हिमसेल्फ, दे गैदर्ड देमसेल्व्स इन द पार्क. इट मीन्स कि वो बिखरे हुए थे, वो पीसेस थे कहीं और उनको उठा के इकट्ठा किया जा रहा है. भाई वो खुद वहाँ पहुँचे हैं, दे हैव नॉट बीन गैदर्ड. वो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, इसलिए इनके साथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती. और फाइनली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, एम्फैटिक प्रोनाउन. इसमें एक ही एरर आता है और वो है बी केयरफुल अबाउट इट्स प्लेसमेंट. इसकी प्लेसमेंट जो है उसके बारे में आपने मोहतात रहना, उसी के बारे में एरर आता है. एंड नॉर्मली it is placed right after the subject. तो ये थे एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एरर. अब हम इनके एग्जांपल्स के लिए आपको लेकर चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ. तो आए स्लाइड्स पे हम चलते हैं और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं. लेकिन बच्चों हम आगे स्लाइड्स पे और स्टार्ट करते हैं. पहला एमसीक्यू आप देखें, ही हैज़ रिजाइंड हिम टू लिविंग विदाउट हर. हमने किया था कि रिजाइंड अगर इंट्रांजिटिवली यूज़ होगा या उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगी दूसरे लफ्ज़ों में, तो हम क्या करेंगे, रिजाइंड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे. अब ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है, तो हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ यूज़ करेंगे. एंड दैट इज़ वाई आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा. आगे बढ़ते हैं. I felt a considerable extension of power and authority and was anxious to acquit myself creditably. अब myself तो नहीं हो सकता, acquit है और acquit के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे. तो I है चुके, तो I का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, I का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा myself. And that is why our right option is option बीटा. आगे एक और बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ. इन सच केस द डिफेंडेंट मे अवेल हिमसेल्फ ऑफ द लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ. अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर अवेल के बाद जो है वो कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. तो जब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा. और हम पढ़ चुके कि ऐसी सूरत में कि जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ ही होगा. ठीक है, हिम या और कोई चीज़ नहीं होगी. दैट इज़ वाई आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा. आगे बढ़ते हैं. शी ट्राइड टू डिस्गाइज हर सेल्फ विद अ ब्लॉन्ड विग एंड डार्क ग्लासेस. अब डिस्गाइज भी वही है, अगर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. इन द सेम वे एक और हम कर लेते हैं. स्टूडेंट शुड अप्लाई देमसेल्व्स टू देयर स्टडी. अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने देख लेनी है
कि themself नहीं होता, it is always themselves. प्लूरल में हम selves यूज करते हैं, हम ऑलरेडी लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुके. ourself नहीं होगा, ourselves होगा. So considering that thing, हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी that is not option alpha, that is option beta. आगे देखिएगा, हमने कहा कि अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगी तो फिर हमें कोई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप देखें, कहते हैं कि we tried to create an atmosphere in which the employees can enjoy themselves. अब can enjoy apparently आपको ठीक लगेगा कि हाँ ठीक है, जिसमें वो enjoy कर सकें. What are you suggesting that they can enjoy? वो क्या enjoy कर सकते हैं? तो वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. तो जब कोई और ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो then they'll only enjoy themselves. जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाते हुए भी कहा, वो डायलॉग भी आपको याद कराया कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ. सो इसलिए our correct option will be option alpha. आगे देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट लगा दी तो फिर ये बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाएंगी. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. अब यहाँ पर हमें क्लियरली पता है, ऑब्जेक्ट मौजूद है कि रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय व्हाट, दे आर श्योर टू एंजॉय दीज पैराबल्स. तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो यहाँ पर हमें themselves लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ वाई आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली. आगे एक और एवेंज के साथ भी देख लेते हैं. ही इज सपोज टू एवेंज ऑन हिज एनिमी फॉर द इंसल्ट गिवन टू हिज नेम. अब एवेंज ऑन हिज एनिमी ये ऑब्जेक्ट से खाली चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, ही इज सपोज टू एवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी. और लास्ट देखिएगा इसी हवाले से, द सोल्जर्स वांटेड टू अवेंज देमसेल्व्स ऑन देयर ह्यूमिलिएटिंग डिफीट. अब ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो चूंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर देमसेल्व्स की ज़रूरत, देमसेल्व्स ऑन की ज़रूरत नहीं है. फिर हम क्या करेंगे, द सोल्जर्स वांटेड टू अवेंज देयर ह्यूमिलिएटिंग डिफीट. सही है. सो ऑप्शन चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज देमसेल्व्स यहाँ पर क्या है, इट इज़ अननेसेसरी. सो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह ऑब्जेक्ट होगी तो इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग होगी या वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज़ होगा तो फिर हम इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमने किया था कि कुछ प्रोनाउन वो हैं जिनके साथ हर सूरत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लग सकता, किसी भी सूरत में नहीं लगेगा. ठीक है, हर सूरत उससे अवॉइड करना है हमें. वो कौन से थे कि बात, ब्रेक, जो हमने काफ़ी सारे अभी किए. द मैन हु कीप्स हिमसेल्फ ऑन विन्स द रेस. नो, द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस, बिकॉज कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता होता. इसके बाद आगे भी देखें, सो व्हाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली टू कीप देमसेल्व्स वार्म. ठीक है, तो यहाँ भी कीप देमसेल्व्स वार्म नहीं आएगा. ठीक है, देमसेल्व्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. इसी वजह से हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं. येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कोलरा, टाइफाइड, इवन इन्फ्लुएंजा वंस स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी. अब स्प्रेड इटसेल्फ, ये स्प्रेड देमसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि स्प्रेड के बाद हम और कोई चीज़ यूज़ नहीं करते. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से बात करूँ. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा. नेक्स्ट देख लें, एट द एंड ऑफ द मार्केट डे the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. अब यहाँ भी gathered themselves नहीं आएगा because वो living beings हैं, वो खुद इकट्ठे हुए, उन्हें कोई इकट्ठा करके लाया नहीं है. ठीक है, तो gathered themselves नहीं आएगा, gathered at a great big hall for a grand meal. So our right option will be option alpha. So होपफुली इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी. अब हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपना बाकी का लेक्चर कंप्लीट करते हैं. ले स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लाइट बोर्ड की तरफ आ चुके हुए और हम करने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इनको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये काम को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ एवरीवन इन द कम्युनिटी नोज मी, तो अब इसने क्या किया, ज़्यादा लोग थे बट उनको इंडिविजुअली हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इनडेफिनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज हमें इसमें उसका नंबर या जेंडर उसका पता नहीं होता, ये इवन पर्सन भी नहीं पता होता। जब मैं कहता हूँ कि समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, ठीक है, तो अब समवन का क्या मतलब है? समवन का मतलब है कि आई डू नॉट नो अबाउट द पर्सन, आई डू नॉट नो द नंबर, ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोग थे, ये भी नहीं पता कि वो मेल था, फीमेल था, मैस्कुलिन जेंडर थी, फेमिनिन जेंडर था, और उसके ऑब्वियसली हमें केस का भी आइडिया नहीं होता, इसलिए हम इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। सो अब हम चलते हैं कि इनके एक्चुअली एरर कैसे आते हैं, और वो देखने वाली ये चीज़ है। इसमें कुछ प्रोनाउन वो हैं जो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे। सिंगुलर इस्तेमाल होने से मुराद ये है दे विल ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब। अब इस पूरे ब्रैकेट में, ये वाले पूरे ब्रैकेट में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपको प्रोनाउन लिखूंगा वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर सिंगुलर वर्ब लेंगे। और कुछ प्रोनाउन इसमें वो हैं जो डिफरेंट सिनेरियोज में सिंगुलर प्रोनाउन भी ले लेते हैं और प्लूरल प्रोनाउन भी ले लेते हैं। सो सबसे पहले हम सिंगुलर प्रोनाउंस की तरफ चलते हैं कि वो कौन से हैं। इनको आसान करने के लिए आपके लिए मैंने कर दिया हुआ है, एक निमोनिक बना दिया हुआ है आपके लिए, दैट इज इनो। आपके याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए इसको, इनो। अब इनो क्या है? इनो इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 प्रोनाउन। और वो प्रोनाउंस कौन से हैं? वो हैं जी every, each, either, neither, and last one is one। अब वन को अलग से क्यों लिखा वो भी अभी बता देता हूँ, बट इन 5 प्रोनाउन का प्रोनाउंस का कॉम्बिनेशन क्या है? दैट इज इनो। एवरी, ईच, आइदर, नाइदर एंड देन लास्टली वन। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि either of the two boys is intelligent, ये ऑप्शन अल्फा, और बीटा में मैं कहूँ either of the two boys are intelligent। तो अपेरेंटली आपको लगेगा कि बिकॉज बॉयज हैं तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गो फॉर आर इंटेलिजेंट, बट नो, दैट इज नॉट द केस। चूंकि हमने आइदर लगा दिया, और आइदर क्या है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो फिर हमारी ऑप्शन अल्फा दैट विल बी द राइट ऑप्शन। हम उसको बीटा ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसी तरह इसके साथ जो मैंने कहा कि वन मैंने अलग से लिखा, उसकी वजह क्या है कि ये ऊपर वाले जितने भी प्रोनाउन हैं दे टेक हिज is used as possessive case and him as objective case। इनके साथ हम possessive case के तौर पर his
और ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर हिम लगाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव भी इनका हिज ही लगता है। या आप इसको सिंपल यूं भी कह सकते हैं कि इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के थ्रू जो है इसका पोजेसिव केस या पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हम बेसिकली यूज करते हैं, दैट इज हिज। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है क्योंकि हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, और चूंकि हमने वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए इनका पोजेसिव केस या पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस इनका ऑब्जेक्टिव केस ये हमेशा सिंगुलर में होगा, प्लूरल में नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि someone has damaged my book, तो वो someone तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम someone को क्या ट्रीट करें, सिंगुलर के तौर पे, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस और इसका पोजेसिव केस भी क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी द सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हिज होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर हिम होगा। जबकि दूसरी तरफ जो वन है, इट इज used to generalize, एक जनरल रूल बनाने के लिए, हर किसी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं one should work हार्ड। जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम चूंकि जनरलाइज कर रहे हैं, सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो पोजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस है, टू अचीव वंस गोल्स, इसलिए हम चूंकि जनरलाइज कर रहे हैं इसको, तो इसका पोजेसिव केस भी क्या होता है, इसका पोजेसिव बनेगा वंस, और इसका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव हिज नहीं बनेगा। इसका ऑब्जेक्टिव हिज क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हिज तो हम थर्ड पर्सन तक कॉन्फाइन कर देंगे ना, और हमने वन को यूज करना है टू जनरलाइज फॉर एवरीवन, तो इसलिए क्या होगा, वन शुड वर्क हार्ड टू अचीव वंस गोल हम करेंगे, ठीक है, वंस गोल्स हम करेंगे, हिज गोल्स नहीं करेंगे। बिकॉज जब हम हिज करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए ताकि आपको और समझना आसान हो जाए, कि अगर मैं ये कह रहा हूं वन शुड वर्क हार्ड to achieve his goals, तो ये प्राइमरीली गलती इसमें क्या है कि वन इज बीइंग यूज्ड फॉर जनरलाइजिंग द फैक्ट, और जैसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो हिज जो है वो क्या कर रहा है, उसको सारे को थर्ड पार्टी तक, सिर्फ थर्ड पर्सन तक सॉरी, उसको कन्फाइन कर रहा है, जबकि हमें उसको कन्फाइन नहीं करना। वी वांट दिस प्रिंसिपल और दिस स्टेटमेंट फॉर एवरीवन। तो जनरलाइज करने के लिए हम वन चूंकि इस्तेमाल करते हैं, तो वन का सब्जेक्टिव, उसका पोजेसिव केस भी वन होगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी वन होगा, इसलिए वन को मैंने अलग से लिखा था। बट ये 5 टोटल प्रोनाउन है, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर और वन। उसके बाद अगला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इन प्रोनाउंस को देख लीजिएगा, ये है, इनकी भी मैंने बनाई हुई है एक आपके लिए निमोनिक्स, सेन बॉट। अब सेन बॉट क्या है, ये भी उसी तरह कॉम्बिनेशन है, सम, एनी, नो, और एवरी।
ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा कि इसी से आगे फिर बनेंगे 4, somebody, someone, and something. B stands for body, O stands for one, and T stands for thing. तो इनका कॉम्बिनेशन है सम, सेन आ गया ना, पहले बॉडी एस बी एस ओ और एस टी, तो सम वन, somebody, someone, and then something. Same is the case with any, that is anybody, anyone, and then finally anything. And thirdly, nobody, no one, or none, and then finally nothing. Lastly, that is everybody, everyone, and everything. अब ये जो मैंने 12 आपके लिए प्रोनाउन लिखे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब लेंगे, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। इसके अलावा whoever या whosoever, ये भी क्या होंगे, ये भी सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो ऊपर वाले 12 प्रोनाउन को याद रखने के लिए एक बड़ा आसान तरीका है कि आप इसको सिंगुलर वर्ब से रिलेट कर सकते हैं सेन बॉट के थ्रू। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये वाले वर्ब जो हैं, ये सिंगुलर भी, ये वाले प्रोनाउन जो हैं वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। इनका मैंने जो निमोनिक बनाया है, दैट इज सेन, सिर्फ डबल एन उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये कौन से हैं, ये हैं जी सम, ऑल और नो, ये 2 ग्रुप्स हैं। ये पहला है, ये पहला ग्रुप है, और ये दूसरे वाला दूसरा ग्रुप है। इकट्ठा इनको लिख लेते हैं। इकट्ठा इसको इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों में ही सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है। सो पहले सम, ऑल और नो, इसमें वर्ब विल डिपेंड ऑन नाउन। नाउन पे डिपेंड करेगा कि अगर नाउन सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। मसलन ऑल की हम बात कर लेते हैं, ऑल द बॉयज आर एब्सेंट। तो अब चूंकि बॉयज प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल। दूसरी तरफ मैं कहूं all is well that ends well। अब यहां पर चूंकि इन टोटलिटी हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर प्लूरल इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहां पर उसी ऑल के साथ जिसके साथ हम ऊपर प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे, यहाँ उसी ऑल के साथ हम
सिंगुलर वर्ब यूज करें। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इधर नीचे लिख देता हूं आपके लिए। मैं कहता हूं नो बैक्टीरिया वर किल्ड। तो अब बैक्टीरिया चूंकि प्लूरल है तो नो के साथ हम क्या यूज करें, उसको प्लूरल इस्तेमाल करें। नो सोल्जर हैज violated नो सोल्जर हैज वायलेटेड द अग्रीमेंट, कि किसी एक भी सोल्जर ने उसकी जो मुआहदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। सो यहाँ पर हम चूंकि सोल्जर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज करें, सिंगुलर यूज करें। तो ये तीनों डिपेंड करेंगे नाउन पे कि नाउन कौन सा यूज हो रहा है। दूसरी तरफ जो एनी है ये बेसिकली है नाइदर नॉर, जो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ है आइदर और, ये भी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है। अगर नाइदर और आइदर सिंगल सिंगल इस्तेमाल होगा तो उसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब लेंगे, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर जो वर्ब है, वर्ब depends upon the nearest noun या pronoun, nearest noun और नाउन पे भी यही एप्लीकेबल होगा। नाउन हमने किया लास्ट लेक्चर्स में, तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे गुजरे हैं तो वहाँ भी हमने यही देखा था कि वो नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उसको हम डिटेल से डिस्कस भी कर लेंगे। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि neither the coach nor the players are ready। तो अब यहाँ पर दो नाउन है ना, प्लेयर्स और कोच। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के हमारा नाउन कौन सा है, प्लेयर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल में यूज कर रहे हैं। और इसी की जगह अगर हम यूज को कर देते कि नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, तो फिर ये क्या होता, फिर ये होता वॉज रेडी, बिकॉज फिर हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता, इट वुड हैव बिकम कोच। यही मामला जो है ये प्रोनाउन के साथ भी है। मसलन अगर मैं कहूँ neither you nor I am guilty। तो I चूंकि नियरेस्ट प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या यूज करेंगे, am यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम you के अकॉर्डिंगली are यूज नहीं करेंगे। सो इन दोनों में नीदर नॉर ईदर और में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, और ऊपर वाले में सम ऑल और नो में आपके नाउन के अकॉर्डिंगली यूज होगा। सो अब हम इनकी एग्जांपल्स के लिए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। ले मेरे बच्चों, हम एक बार फिर स्लाइड्स पे आ चुके हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमने जो चीज़ अभी पढ़ी उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। पहला एग्जाम्पल आप देखें, एंड सो द पीपल कन्वर्ज on the mall where they amuse themselves among the variety of hotels, restaurants and snack bars, each according to his means।
अब ईच अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स नहीं होगा, ऑल्दो के पीपल हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एंड पीपल इज प्लूरल, बट जब हमने ईच यूज कर दिया तो ईच का मकसद ही क्या है, ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, उन लोगों में डिवाइड कर देगा, इंडिविजुअलाइज कर देगा उसको. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स, और उसके हिसाब से ऑप्शन बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन एज शोन ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट देखिएगा, एवरी डीन हु नो हिज स्टूडेंट. अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल लॉट ऑफ डीन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीन्स की हम बात करें, बट बिकॉज हमने एवरी लगा दिया, इनों में से एक वर्ड, एक प्रोनाउन चूज कर दिया, तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज बीटा. एवरी डीन हु नोज अ स्टूडेंट, दैट इज व्हाई वी आर मार्किंग बीटा एज द राइट ऑप्शन. आगे देखिएगा जी, thus he found himself the rescued instead of the rescuer and neither role was one for which he had much relish. अब यहाँ भी देखिए दो रोल्स की बात हो रही है, रेस्क्यूअर और रेस्क्यूड, बट चूंकि इनों में से आ गया, हमने नाइदर यूज कर लिया, दैट इज व्हाई वी आर नॉट मार्किंग एनी अदर ऑप्शन देन डी. सो डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऊपर देखें अगर आप अल्फा में तो वहाँ पे रोल्स है, तो रोल्स तो नहीं हो सकता, नीदर के बाद सिंगुलर ही आने, और फिर नाइदर रोल वर है बीटा में, और चार्ली में नाइदर रोल आर है, तो ये प्लूरल हमने यूज़ नहीं करने, सिंगुलर यूज़ करने. देन नेक्स्ट आप देखिएगा, दे शैल बी इंस्ट्रक्टेड इन एवरी फील्ड्स. एवरी फील्ड्स नहीं हो सकता, इट मस्ट बी एवरी फील्ड, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डेल्टा. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज एवरी फील्ड्स नहीं हो सकता, इट मस्ट बी एवरी फील्ड. इन द सेम वे हमने वन के बारे में किया था कि वन का पोजेसिव केस भी क्या होगा, वन ही होगा. सो उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं दो. द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ. इसका इवन रिफ्लेक्सिव केस भी क्या बनेगा, वन सेल्फ ही बनेगा. एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेसेस, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसका क्या बन रहा है, दैट इज वन सेल्फ, बिकॉज वन जनरलाइज करने के लिए यूज होता है, और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ ये सब पर्सन स्पेसिफिक हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो भी रिस्पेक्टिव उनका पर्सन होगा, पर्सन स्पेसिफिक हैं, जबकि वन जो है दैट इज यूज फॉर जनरलाइजिंग थिंग, यूनिवर्सल चीज़ें बनाने के लिए होता है. आगे देखिएगा जी, इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस दैट वन नोज. अब वन नोज आएगा, यहाँ आप फिर दोबारा जनरलाइज कर रहे हैं, सो इसलिए ऊपर वाली जो ऑप्शन थी, जैसे मैंने भी बताया कि जनरलाइज करेंगे तो वन के साथ वन सेल्फ यूज करेंगे, तो पहले एमसीक्यू की ऑप्शन थी डेल्टा, और इस एमसीक्यू की ऑप्शन भी क्या होगी, दैट इज डेल्टा, और दोनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रही हैं. इसके बाद हमने किया था जी सेनबोट के, उसमें भी हमने क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है. अब आप देखें कि एवरीवन नोज इन अंडर डेवलप्ड कंट्री व्हेन ही सीज वन, तो आपको यहाँ पे क्लियर है एवरीवन नोज होना चाहिए, हालांकि आप ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, बट एवरीवन के साथ क्या करना है, सिंगुलर. दैट इज व्हाई आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली. आगे देखें, he tested people on the most unexpected occasion, naming a day not far ahead by which everyone were to learn नहीं होगा, everyone were to have learned भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि everyone के बाद हमने क्या करना है, सिंगुलर यूज करना. everyone was to have learned होगा. so the right option will be option Charlie as shown in the slide. Then everybody's mouth were watered on the sight of food. No, everybody's mouth, although के ज़्यादा लोग मौजूद हैं, but everybody is a distributive pronoun, तो हम क्या यूज करेंगे, everybody's mouth was watered. So were नहीं आएगा, the right option will be beta. Next देखिएगा, surely and not without reason, whoever were within sight. whoever मैंने आपको बताया था कि whoever भी क्या करेंगे, सिंगुलर में ही यूज करेंगे, तो whoever was within sight आएगा, were कभी भी यूज नहीं करेंगे. whoever was within sight and hearing would at once rush at me and seize me. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, that is option beta. the right option is option beta, because whoever was within sight
हम करेक्ट ऑप्शन के तौर पर चूज कर सकते हैं, वर कभी भी चूज नहीं करेंगे। देन देखिएगा, मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगिनिंग टू डिमांड समथिंग मोर फॉर देयर स्कूल, फॉर देयर 3 year स्कूल फीस देन a few scraps of languages then that nobody speaks। अब nobody, अब ज़्यादा लोगों की बात करें कि आजकल कोई भी शख्स इन्हें नहीं बोलता, बट बिकॉज वी आर यूजिंग nobody, वन ऑफ द सेन बॉट्स, तो हम क्या करेंगे, स्पीक्स करेंगे, स्पीक नहीं करेंगे। इसीलिए आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमने सैन बोर्ड के हवाले से किया था कि सैन बोर्ड जो है वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। सो पहला एमसीक्यू देखें, ऑल द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज द मैटर। अब ऑल ऑफ अस है, प्लूरल है, बट इसके बावजूद हम लोगों की बात नहीं करें, हम उस पूरी एक्टिविटी की बात करें कि हम महज इतना ही कर सकते हैं। तो चूंकि वो एक्टिविटी सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करें, ऑल द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज द मैटर, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री अबव द बॉइलिंग पॉइंट ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वॉज लेफ्ट अलाइव नहीं होगा, वर लेफ्ट अलाइव होगा, बिकॉज बैक्टीरिया यू ऑल नो के प्लूरल नाउन है, बैक्टीरियम इसका सिंगुलर है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमने वर्ब भी क्या यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा। आगे देखिएगा, नो सोल्जर वर किल्ड इन द बैटल। अब सोल्जर तो क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नो सोल्जर वॉज किल्ड इन द बैटल, एंड दैट इज व्हाई आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। आगे बढ़ते हैं, इट इज नथिंग ऑफ ऑल दैट विच कॉजेज द एपिडेमिक। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं उस स्पेसिफिक चीज़ की, इन टोटलिटी बात कर रहे हैं कि ये तुम जो कुछ भी कह रहे हो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो द होल थिंग इज समड अप एज अ सिंगुलर, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हालांकि ऑल की बात हो रही है, बट स्टिल वी विल यूज़ द सिंगुलर वर्ब, एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी इट इज़ नथिंग, या दे आर नथिंग नहीं होगा, इट इज़ नथिंग होगा, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा नीदर नॉर और ईदर और में कि नियरेस्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली हमने वर्ब यूज़ करना है। जैसे आप देखें, नीदर यू नॉर आई वर रेडी नहीं होगा, क्या होगा, वॉज रेडी होगा, ठीक है। वॉज रेडी क्यों करेंगे, इसलिए कि नियरेस्ट प्रोनाउन आई है, तो आई के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा। और आगे देखें, ईदर आई, नीदर आई नॉर यू वॉज रेडी। अब यहाँ पे वॉज रेडी नहीं होगा, बिकॉज अब नियरेस्ट प्रोनाउन यू है, और यू के साथ हम वॉज इस्तेमाल नहीं करते, यू के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। सो होपफुली आपको ये स्लाइड जो हमने की, इससे वो सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन रहती थी तो वो भी दूर होगी। सो आए अब हम चलते हैं दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ। ले स्टूडेंट्स, दोबारा हम आ चुके हैं वाइट बोर्ड पे, और इसी स्लाइड्स पे जाने से पहले जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, और एक छोटी सी चीज़ बस उसकी रह गई, वो देखते हैं पहले कि कुछ नाउन इसमें ऐसे हैं जो कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो 2 नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे, और कुछ जो है वो मोर देन 2 नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। तो वो आपके लिए मैंने लिख दी है, 2 नाउन्स के साथ इस्तेमाल होने वाले कौन से हैं, each, either, neither and then each other, और 2 से ज़्यादा नाउन्स के साथ इस्तेमाल होने वाले कौन से हैं, every, any, none and one another। अब इसके तरीके से जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है चीज़ें। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि each of the 2 boys is इंटेलिजेंट, और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूँ ये ऑप्शन अल्फा,
और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं एनी ऑफ द टू बॉयज is intelligent. That is your option बीटा। तो अब आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो दो लोगों के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमने ईच इस्तेमाल करना है, हमने एनी इस्तेमाल नहीं करना। ईच भी एनी के साथ हम एवरी के साथ एनी भी इस्तेमाल, तो या एवरी इस्तेमाल करेंगे या एनी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फिर हमारी ऑप्शन अल्फा जो है दैट विल बी कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो किसी ऐसे नाउन से रिलेट करते हैं जिसका तस्करा पहले से जुमले में मौजूद होता है। जैसे मैं कहूँ कि माई ब्रदर हु इज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन इज़ कमिंग टू मीट मी। तो अब हु इज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन ये किसको रेफर कर रहा है, ये उसी ब्रदर को रेफर कर रहा है जिसका तस्करा हम पहले जुमले में कर चुके हैं, उसी से रिलेट कर रहा है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अब रूल्स हमने देखने हैं, बड़े सिंपल से हैं, कॉमन एवरीडे लाइफ में आप इनको यूज़ करते रहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द एंटीसीडेंट, जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए हम प्रोनाउन एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट, उसके फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि chips had put in for Brookfield after a year at Melbury, which he had not liked. आगे कंप्लीट सेंटेंस है, फॉर ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील। उसके में ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ समझने वाली है वो समझ लें। अब यहाँ पर देखिए विच यूज़ हो रहा है किसके बाद, मेलबरी के फौरन बाद यूज़ हो रहा है ना, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि उसको पसंद क्या नहीं आया था, उसको मेलबरी पसंद नहीं आया था। अब इसी को इन केस अगर ये वाली पूरी फ्रेज क्लॉज सॉरी ये वाली क्लॉज हम उठा के इसको ले जाए यहाँ ब्रुकफील्ड के फौरन बाद, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पर ये बनेगा कि चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड व्हिच ही हैड नॉट लाइक्ड। क्या वो उसे मेलबरी की नापसंदीदगी की बात नहीं कह रहे, अब हम क्या बात कह रहे होंगे, ब्रुकफील्ड की नापसंदीदगी की बात कह रहे होंगे। सो दैट कैन चेंज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसलिए इसको आपने एंटीसीडेंट के फौरन बाद इस्तेमाल करना है। फिर हम आते हैं अपने जी कॉमनली यूज होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस पे। तीन कॉमन हम यूज करते हैं, मैंने तीनों लिख भी दिए, हु, विच और दैट। अब इसमें हमेशा आपको प्रॉब्लम रहता है कि विच और हु ये इनके आपस में कहाँ बनेगा, कि कैसे डिसाइड करेंगे कि विच इस्तेमाल करना है या हु, और ख़ास तौर पे प्रॉब्लम आती है दैट के इस्तेमाल में। अब ये देख लें कि कैसे इनके रूल्स क्या हैं। हु आप यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, और विच आप यूज़ करते हैं नॉन लिविंग बींग के लिए, ये तो क्लियर है काफ़ी। असल प्रॉब्लम आती है दैट के साथ, क्योंकि दैट जैसे मैंने लिखा भी, इट कैन बी यूज बोथ फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। सो इट मीन्स कि दैट का कंपैरिजन हु के साथ भी है और विच के साथ भी है, क्योंकि जब आप किसी नॉन लिविंग की बात करेंगे तो दैट का कंपैरिजन विच के साथ आ जाएगा, क्योंकि दैट नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी यूज हो सकता है, और जब आप हु की तस्करा करेंगे तो फिर दैट का कंपैरिजन हु के साथ आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सो देखेंगे हम कि दैट कहाँ यूज़ करना है और विच कहाँ यूज़ करना है। सो सबसे पहले तो
ये देख लें कि हु इस्तेमाल होता है हु और विच, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के लिए। ये मैंने इकट्ठा इसलिए लिख दिया दोनों में क्योंकि ये दोनों पे ही इंप्लीमेंट होता है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होती है? दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि आप उसको अगर सेंटेंस से निकाल भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक मीनिंग जो है उसको चेंज नहीं होता वो। जबकि दैट इज यूज फॉर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ये हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए इस्तेमाल होगा। कैसे इनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आए मैं आपको उस पे एग्जांपल्स पे दिखाता हूँ कि कैसे इनमें डिफरेंशिएट करना है। लें जी, देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे नॉन रिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आई वांट to reserve the room अब आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से एमसीक्यूज मैंने आपको बताया था आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ ऑप्शन आए which, that, who और whom, डेल्टा, तो अब आप कह रहे हैं आई वॉन्ट द रूम, स्पेसिफिक कमरे की बात कह रहे हैं, आई वॉन्ट द रूम, दैट स्पेसिफिक रूम। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? हमारी ऑप्शन क्या आएगी? दैट हैज 4 विंडोज या दैट हैज 2 विंडोज। तो ये अब स्पेसिफाई कर दिया, आई वांट द रूम, मुझे वो स्पेसिफिक कमरा चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ, एक और एग्जांपल करते हैं, माय ब्रदर अब यहाँ देखें, यहाँ बुनियादी तौर पे हम क्या बात कर रहे हैं कि माई ब्रदर इज़ नॉट फीलिंग वेल। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, हु हैज़ जस्ट विजिटेड लंदन, ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इसके बगैर भी जुमला हमारा मुकम्मल है। तो चूंकि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसलिए इसके साथ हम इस वाले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ हु। My brother who has just visited London is not feeling well, कि अभी जो लंदन का दौरा करके आया है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब इसमें से इसको रिमूव भी कर दिया जाएगा, who has just visited London, तो मेन कोर सेंटेंस पे कोई इशू नहीं बन रहा, वो अपनी कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। जबकि ऊपर ऐसा नहीं था, आई वॉन्ट टू रिजर्व द रूम, मैं वो कमरा बुक करवाना चाहता हूँ, रिजर्व करवाना चाहता हूँ। कौन सा? उसको इलाबोरेट करना कंपल्सरी है। तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जब आ जाएगी तो फिर वो चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग बीइंग हो, दोनों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? दोनों के साथ हम यूज़ करेंगे दैट। और अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव है तो लिविंग बीइंग के साथ हु और नॉन लिविंग के साथ
which। और यही वजह है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ हमने कहा ना कि दैट यूज करते हैं। यही वजह है कि हम सेम जहां भी आएगा तो सेम के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेम के साथ हम हमेशा दैट यूज करते हैं, हु यूज नहीं करते। जैसे मैं कहूं ना कि ही इज द सेम बॉय, he is the same boy who met me last week नहीं होगा, यहां क्या होगा, he is the same boy that met me last week। reason because आप restrict कर दिया ना, he is the same boy, बिल्कुल वही लड़का है, कौन सा, जो मुझे पिछले हफ्ते मिला था। सेम के साथ भी इसी वजह से that यूज करते हैं, और सच के साथ भी हम दैट यूज करते हैं या एज यूज करते हैं। उसकी वजह भी यही है कि सच भी बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो सच के साथ दैट और एज दोनों, सेम के साथ भी एज और दैट दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हम सिर्फ दैट की बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने दैट यहाँ पे लिखा। तो ये जरा देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो आपको हु के हवाले से फेस करना पड़ती है, वो है द यूज ऑफ हु एंड होम, कि हु कहाँ पे यूज करना है और होम कहाँ पे यूज करने हैं। तो उसके लिए जरा देख लें कि कहाँ आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। ये देखिएगा कि जो हु है दैट इज यूज फॉर डूअर ऑफ एन एक्शन, कि जब आप किसी ऐसे बंदे को रेफर कर रहे हो जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। और होम ये आप किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अगर वो खुद कोई एक्शन रिसीव कर रहा है तो फिर उसके लिए हु यूज नहीं करेंगे, फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे, होम यूज करेंगे। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि I need a student who can help me in managing I need a student who can help me in managing my accounts। ठीक है, अब यहां पर आप क्या बात कह रहे हैं, द स्टूडेंट इज एक्टिवली हेल्पिंग, तो आप क्या यूज करें, हु। और दूसरी तरफ मैं अगर कहूं कि he is the boy whom I helped। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, वो लड़का हेल्प नहीं कर रहा बल्कि वो हेल्प रिसीव कर रहा है। ही इज द बॉय होम आई हेल्प, कि ये वो लड़का है जिसकी मैंने मदद की थी। तो यहाँ पर चूंकि वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, तो यहाँ पर हम हु यूज नहीं कर रहे बल्कि क्या यूज करें, होम यूज करें। बिल्कुल इसी तरह से एक और चीज भी देख लें, इसी से रेलेवेंट, दैट इज द यूज ऑफ हुज। ये हम क्यों यूज करते हैं, टू शो
possession, जैसे मैं कहूँ he is the boy whose bag was snatched. He is the boy whose bag was snatched. कि ये वो लड़का है जिसका बस्ता छीना गया. अब बैग का पोजेशन शो कर रहा है, उसका बस्ता, ठीक है, उसका बैग. उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हु भी नहीं यूज कर रहे, होम भी नहीं यूज कर रहे, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हुज यूज कर रहे हैं. सो अब इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए आए हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ. लीजिए मेरे बच्चों, स्लाइड्स पे हम आ चुके हैं और देखते हैं कि कैसे जो कुछ हमने सीखा उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. However heretical he might be about the Boers, he was orthodox about Lloyd George and his famous budget. He did not care for all of them. नहीं होगा, क्या होगा? He did not care for. अब आपने देखना है कि दो चीज़ें हैं ना, बोर्स और दूसरी साइड पे क्या है, लॉयड जॉर्ज और उसका बजट, दो चीज़ें हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ऑल ऑफ देम नहीं करेंगे. दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ों के लिए हमने क्या करना होता है? आइदर करना होता है. तो दैट इज वाई आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली. ही डिड नॉट केयर फॉर आइदर ऑफ देम. आगे देखिएगा, देयर वाज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप्स एंड शी हैड लुक्ड इन ईच शॉप ऑफ द सिटी. अब ईच शॉप दो तो नहीं होंगी, या अगर दो हैं भी तो कम से कम मेंशन नहीं है. तो जब दो नहीं है तो फिर दो से ज़्यादा ही, दो का मेंशन नहीं है तो हम अंडरस्टूड है कि उसको कंसिडर करेंगे मोर देन टू. और मोर देन टू के लिए हम ईच यूज़ नहीं करते, मोर देन टू के लिए हम क्या करते हैं? एवरी यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ विल बी ऑप्शन बीटा. आगे बढ़ते हैं. दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट एंड ही क्लंग द स्टर्न विद ऑल हिज हैंड्स. अब ये तो कॉमन सेंस है, ऑल हिज हैंड्स नहीं होगा, क्या होगा? बोथ हिज हैंड्स होगा. आगे देखिएगा, फिर एक और MCQ हम करते हैं. सो व्हेन मिसेस विकेट came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying, and neither did Chips himself. अब यहाँ भी दो लोगों का तस्करा हो रहा है कि ना ही मिसेस विकेट को पता चलता था और ना ही चिप्स को. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम नीदर यूज़ करेंगे, नन यूज़ नहीं करेंगे. सो हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी? दैट इज ऑप्शन अल्फा. सो आपने देखा कि किस तरह दो लोगों के लिए हम सर्टन प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं. अब आगे हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स की तरफ. और पहले हमने क्या चीज़ की थी कि उसको अपने एंटीसीडेंट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल होना चाहिए. अब यहाँ देखिएगा, पहला MCQ जो हम करने जा रहे हैं, here wheat and other grains were, अब who worked on soil on the share basis. अब wheat और grains तो नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन चार्ली. अब इसमें हम देखें, here wheat and grain as well as olives and other fruits were raised by a peasantry. अब हु किसको रेफर कर रहा था? हु वॉज रेफरिंग टू पेजेंट्री. तो हु को पेजेंट्री के बाद इस्तेमाल होना चाहिए. इससे ऊपर जितने भी MCQ देखोगे, आप देखेंगे कि उसमें हु की प्लेसमेंट जो है वो सही नहीं है. हु इज़ नॉट यूज राइट आफ्टर पेजेंट्री, इसलिए वो सारी ऑप्शंस गलत होंगी. नेक्स्ट देखते हैं हम, ही फेल्ट ही कुड ट्रस्ट नो वन. इसमें भी आप देखिएगा कि द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली. वजह क्या है? क्योंकि होम की प्लेसमेंट जो है वो सही नहीं है. फर्स्ट वन में होम जो है वो ओल्ड कंडक्टर के बाद यूज़ हुआ है, हालांकि ओल्ड कंडक्टर की तो बात नहीं हो रही, ओल्ड कंडक्टर ऑफ रॉयल ऑर्केस्ट्रा की बात हो रही है. देन सेकेंड वन में आप देख रहे हैं कि होम जो है वो नो वन के बाद यूज़ हुआ है, तो नो वन को भी रेफर नहीं कर रहा. और डेल्टा में आप देखते हैं कि नो वन बट के बाद होम यूज़ हुआ है, तो बट को भी रेफर नहीं कर रहा. सो द ओनली ऑप्शन वी कैन कंसिडर इज ऑप्शन चार्ली, और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है. आगे हु, विच और दैट के हवाले से हमने देखा था, वो भी ज़रा देख लें कि फॉर अनदर कॉली हैड जस्ट अराइव्ड, सन ऑफ द कॉले, विच वॉज द सन ऑफ, विच वॉज द सन नहीं होगा, हु वॉज द सन ऑफ द फर्स्ट कॉले.
उसी कॉले की, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ठीक है, कि एक और कॉले आ गया था, बस बात ख़त्म होगी। अब ये तो उसको फर्दर एलैबोरेट कर रहा है ना कि ही वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कॉले। देन आगे देखिए, ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस, फ्रॉम होम नहीं होगा, फ्रॉम विच होगा। सो हमारी जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डेल्टा। आगे भी देखिएगा, देयर वाज दिस न्यू क्रेज फॉर बाइसिकलिंग व्हिच वाज बीइंग टेकन अप, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, उसी को एलैबोरेट कर रहे हैं, देयर वाज दिस न्यू क्रेज ऑफ बाइसिकलिंग। अगली बात अगर हम नहीं भी करते तो कोई ज़रूरी नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है, उसके बगैर भी हमारा जुमला क्या है, कंप्लीट है। उसको तो हम फर्दर एलैबोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि दिस क्रेज वाज इक्वली बीइंग टेकन अप बाय द मेन एंड वुमेन। और नेक्स्ट देखिएगा, इट वाज अ फिक्सचर व्हिच गेव, अब देखें, अब यहाँ पर कंपल्सरी है क्योंकि ये उसी फिक्सचर को एलैबोरेट कर रहा है। कंपल्सरी है कि वो किस तरह का बंदा था, किस तरह की पर्सनैलिटी थी, तो उसको जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक बात पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर विच या हु यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम इट वाज अ फिक्सचर दैट गेव सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। ये विच, हु और दैट, इसको हम कंजंक्शन में एक बार फिर भी रिपीट करेंगे ताकि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन उसमें अगर कोई रह जाए तो वो दूर हो सके। हु, होम और हुस, ये भी एक बार देख लें। हु हमने कहा था डोर ऑफ एन एक्शन के लिए और होम रिसीवर ऑफ एन एक्शन के लिए। ओल्ड एट 50 इट वाज नेलर हु सेड दैट, अब नेलर ने खुद कहा ना, वो डोर ऑफ एन एक्शन है, तो होम सेड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हु सेड दैट होगा। So the right option will be option beta. आगे देखिए, and then came this astonishing girl wife whom nobody had expected. अब यहाँ पे who नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, whom nobody आएगा। वजह उसकी यही है कि यहाँ पर she is being expected by someone else, वो खुद expect नहीं कर रही, उसको expect किया जा रहा है। she is the receiver of an action, that is why हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, होम यूज करें, यहाँ पर हु यूज नहीं करें। आगे देखिए, he became suddenly the kind of a person whom boys at any rate unhesitatingly classed as old, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि he is being classed as old ना, वो खुद तो नहीं किसी को क्लासीफाई कर रहा, उसको क्लासीफाई किया जा रहा है, तो उसको चूंकि क्लासीफाई किया जा रहा है तो दैट इज वाई हम उसको हु यूज नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिए हम क्या यूज करें, होम यूज करें।